मैं प्रोफेसर सविन सिंह आज अपनी ज्योग्राफी के व्याख्यान माला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम वायुमंडलीय आर्द्रता के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में हवा में जल के गैसीय रूप अर्थात जलवाष्प की स्थिति को हम वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर in the form of water vapor present in the air of the atmosphere is called atmospheric humidity. धरातल पर सागरीय भाग, जलीय भाग, वनस्पतियों इत्यादि से वाष्पीकरण के माध्यम से जल का रूपांतरण गैसीय रूप में हो जाता है। The process of evaporation converts water from the earth's surface of different water bodies into gaseous form called water vapor or moisture or humidity of the atmosphere. ये जो वाष्पीकरण होता है ये तीन कारकों से निर्धारित होता है। Number one is wind velocity. Number two वायु की शुष्कता। नंबर तीन तापमान। The process of evaporation is controlled and affected by three basic factors. One, aridity of the wind. Two, velocity of the wind. And three, temperature. In the process of evaporation is directly related to these factors, meaning thereby if aridity of air increases, if the velocity of wind increases, if temperature increases, then humidity or evaporation also increases and vice versa. ये जो तीन कारक हैं, हवा की शुष्कता, वायु की गति और तापमान, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष और सीधे रूप में संबंधित हैं। इन तीनों में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण भी अधिक होता है, इन तीनों में ह्रास होता है तो वाष्पीकरण भी कम होता है। अब वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर into gaseous form through the process of evaporation. और इस हीट एनर्जी जो होती है वो सौरिक ऊर्जा ही होती है जिसको हम कैलोरीज इकाई में मापते हैं। The heat energy is directly or indirectly solar energy and the measurement unit of heat energy is calories. Around 79 calories of heat is required to convert 1 gram of ice into water and 607 calories of heat is required to convert 1 gram water to water vapor. यानी 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए, पिघलाने के लिए 79 कैलोरीज हीट की आवश्यकता होती है और 1 ग्राम जल को वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तित करने के लिए 607 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ये जो हीट ऊष्मा रूपी एनर्जी वाष्पीकरण द्वारा जो तब्दील हो गई है जलवाष्प में, वाटर वेपर में, वो कहीं गई नहीं है, वो उसी में है। इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। The heat energy invested in the conversion of solid or liquid into gaseous form is called latent heat. और जब वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया होती है
यानी संघनन होता है तो ये गुप्त ऊष्मा मुक्त हो जाती है। When the process of evaporation is reversed, that is when condensation takes place, then the heat energy, the latent heat is released. That is called latent heat of condensation. इसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम आते हैं कि वायुमंडल में के संगठन में इस वायुमंडलीय आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी का कितना योगदान है। ओनली 2% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। वायुमंडल के संपूर्ण संगठन का केवल 2% भाग वायुमंडलीय आर्द्रता द्वारा बनता है। बट दिस मीगर अमाउंट इज सिग्निफिकेंट इनफ फॉर वेदर कंडीशंस, डिफरेंट वेदर कंडीशंस। लेकिन यह 2% आर्द्रता की स्वल्प मात्रा भी वायुमंडल की मौसमी दशाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The atmospheric humidity decreases from sea level upward and from equator towards the poles. वायुमंडलीय आर्द्रता नीचे से समुद्र तल से ऊपर की ओर और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। अब हम आते हैं कि ये वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो कहाँ तक परिवेष्टित है। तो तकरीबन 50% वायुमंडलीय आर्द्रता समुद्र तल से 2000 मीटर तक पाई जाती है और 90% आर्द्रता 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 50% of the total atmospheric humidity is confined up to 2000 meter from sea level above and 90% humidity is found up to 5000 meter, means 5 kilometer from sea level. अभी देखना है कि ह्यूमिडिटी जो है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितने तरह की होती है। तो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी को या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को कुछ लोग ह्यूमिडिटी का प्रकार बताते हैं। ये प्रकार नहीं है बल्कि उसका पैरामीटर है। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु में अधिक से अधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम ह्यूमिडिटी सामर्थ्य कहते हैं, ह्यूमिडिटी क्षमता कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर contained by a particular air at a particular temperature of particular volume is called moisture retaining capacity. जैसे कोई एक बाल्टी है, उसमें 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर उसकी क्षमता हुई पानी धारण करने, लेकिन 5 लीटर ही पानी है उसमें, तो इसका मतलब अभी 5 लीटर पानी क्षमता से कम है। तो moisture retaining capacity is directly related to temperature. If temperature increases, moisture retaining capacity also increases. यानी नमी धारण करने की जो क्षमता है वो तापमान से सीधे संबंधित है। जैसे तापमान बढ़ेगा नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, तापमान कम होगा तो नमी धारण करने की क्षमता कम होगी। अब हम आते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रकार। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित आयतन वाली निश्चित तापमान पर वायु में जितना ही जलवाष्प होती है, आर्द्रता होती है, उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन एयर हैविंग पर्टिकुलर वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर is called absolute humidity.
Absolute humidity generally neither increases nor decreases, but in certain conditions it may increase or decrease. For example, when there is a contraction or expansion of wind. सामान्य रूप में ये निरपेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ खास दशाओं में इसमें बढ़ोतरी या कमी हो जाती है, जैसे वायु का फैलना या संकुचित होना। दूसरा प्रकार आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्ट एयर and specific humidity is a ratio between total mass of water vapor and total weight of that moist air. विशिष्ट आर्द्रता जो होती है, एक आर्द्रवायु में उपस्थित जल वाष्प के सकल द्रव्यमान होती है, यानी किसी भी आर्द्रवायु में जितने जलवाष्प का द्रव्यमान होता है उसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। वास्तव में विशिष्ट आर्द्रता जो है एक वायु में, आर्द्रवायु में के टोटल भार और उसमें स्थित जलवाष्प के द्रव्यमान के बीच अनुपात होती है। और तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता जो है वह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी के बीच अनुपात होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ए रेशियो बिटवीन मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसका परिकलन करने के लिए एक सामान्य गुण है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इंटू 100, यानी ये जो सापेक्ष आर्द्रता है इसको निकालने के लिए निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, और इस तरह से ये 100% में इसको व्यक्त करते हैं हम। ये 0 से 100% तक हो सकती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो तापमान से विलोम रूप में संबंधित होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी is inversely related to temperature, whereas the moisture retaining capacity of the air is directly positively related to temperature. यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है या घटती है, लेकिन अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी और तापमान कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। एंड दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द बेसिक फैक्टर फॉर कंडेंसेशन। ये सापेक्षिक आर्द्रता जो है संघनन के लिए मौलिक कारक होती है। जब 100% हो जाती है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड एंड देन कंडेंसेशन बिगिंस। जब वायु में सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता और क्षमता दोनों बराबर हो जाते हैं, तब संघनन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बर्षण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बस आज इतना ही। थैंक यू।